Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 5th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Department of Military Affairs, and this topic is important from our syllabus paper 4 security point of view, especially the subtopic various security forces and agencies and their mandate. तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है. दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. चूँकि ये डिपार्टमेंट हाल फिलहाल में बनाया गया है, इसलिए ये डिपार्टमेंट आने वाले यूपीएससी या एपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो देखते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में. द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हैज़ बिन क्रिएटेड अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री. तो एक बात वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज़ कराते हुए आगे चलता हूँ. दैट अंडर अ मिनिस्ट्री देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. तो मिनिस्ट्री ऊपर होता है और उसके नीचे कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और मिनिस्ट्री का हेड होते हैं कोई ना कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब वो एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट होकर के आते हैं, उनको आप मिनिस्टर भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी. जबकि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो हेड होते हैं दे आर नॉन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, उनको आप सेक्रेटरीज भी कहते हैं. तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं एंड दे आर जनरली आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, दे आर नॉन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स. आई होप द रिलेशन बिटवीन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट इज़ क्लियर. और इस तरह के जितने भी मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या कोई और मिनिस्ट्री हो, उन सब मिनिस्ट्री के जो हेड होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे, और उनके नीचे कई इस तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं ब्यूरोक्रेट्स. तो वैसे ही हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है हेडेड बाय राजनाथ सिंह जी, और उसके अंदर 5 डिपार्टमेंट हैं. दे आर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर, एंड न्यूली क्रिएटेड जो हाल फिलहाल में बना ये 5वां डिपार्टमेंट दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. तो इसके पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बस 4 डिपार्टमेंट थे, लेकिन अब 5वां डिपार्टमेंट भी बना दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बारे में ज़रा और डिटेल में देखते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स विल बी हेडेड बाय जनरल बिपिन रावत. आपको जनरल बिपिन रावत साहब के बारे में पता होगा ही, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट जनरल बिपिन रावत इज़ ऑल्सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया. तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के क्या क्या पर्पस हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटी है, और उनको क्यों अपॉइंट किया गया है, ये सब कुछ मैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस 21 नवंबर में डिस्कस कर चुका हूँ. तो जनरल बिपिन रावत, देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी एक नया पोस्ट है जो इसी साल क्रिएट किया गया है. उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी एक नया डिपार्टमेंट है जो इसी साल क्रिएट किया गया है. एंड इट्स अ कोइंसिडेंस कि दोनों के हेड को एक ही इंसान को बनाया गया है, और वो है जनरल बिपिन रावत. तो इसके अलावा ज़रा देखते हैं द मेन फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. जो सबसे पहला फंक्शन होगा दैट विल बी टू टेक केयर ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस. लेकिन प्रोक्योरमेंट के अंदर भी, प्रोक्योरमेंट मतलब ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मतलब है कि डिफेंस फोर्सेस को जो जो इक्विपमेंट चाहिए उसको खरीदने का काम. तो प्रोक्योरमेंट में भी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है इट विल टेक केयर ऑफ द रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट ओनली, नॉट कैपिटल प्रोक्योरमेंट. कैपिटल प्रोक्योरमेंट विल बी टेकन केयर बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. रेवेन्यू और कैपिटल प्रोक्योरमेंट के बीच का डिफरेंस इस एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. देखो गन्स एंड बुलेट्स ये 2 चीज़ें हैं, और दोनों ही इक्विपमेंट्स लगते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस को. एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है. लेकिन गन्स का अगर हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, अगर गन्स को खरीदेंगे तो इसको हम कहेंगे कैपिटल प्रोक्योरमेंट, क्योंकि अगर हमने इसको एक बार खरीद लिया तो ये काफ़ी समय तक चलता रहेगा. लेकिन जो उसी के बुलेट्स हैं दे आर नोन एज रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट, क्योंकि इनकी रेगुलर प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत होती है.
तो जो नया डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इट विल टेक केयर ऑफ द रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट, जबकि पहले से जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इट विल कीप ऑन टेकिंग केयर ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दे देते हैं, वो यूपीएससी प्रीलिम्स में, आप एपीएससी में दे सकते हैं कि द न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स विल टेक केयर ऑफ द प्रोक्योरमेंट फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ बोथ टाइप, कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट। और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ ओनली रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट। उसके अलावा जो नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, इसका पर्पस होगा टू टेक केयर ऑफ द ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग ऑफ द सर्विसेज। जो तो 3 हमारे सर्विसेज हैं, उनके जो कैडर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनके प्रॉपर स्टाफ अपॉइंटमेंट का पर्पस रहेगा इस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उनके ट्रेनिंग का और स्टाफ रिक्रूटमेंट का काम ये नया डिपार्टमेंट देखेगा। और उसके अलावा जो नया डिपार्टमेंट है, इट विल ऑल्सो मैनेज टेरिटोरियल आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट भी यहीं देख लेते हैं। अब टेरिटोरियल आर्मी का पूरा मैनेजमेंट इस नए डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। तो टेरिटोरियल आर्मी के बारे में समझते हैं। देखो, टेरिटोरियल आर्मी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वॉलंटियर्स अप्लाई फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एवरी ईयर सो एज टू बी रेडी टू टैकल एनी इमरजेंट सिचुएशन और टू सर्व फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। तो टेरिटोरियल आर्मी एक तरह से इंडियन आर्मी का ही हिस्सा है। इंडियन आर्मी जो रेगुलर आर्मी है उसी का पार्ट है टेरिटोरियल आर्मी। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कौन लोग होते हैं? वॉलंटियर्स होते हैं। हमारे आपके जैसे लोग वॉलंटियर्स की तरह जाकर के वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं और फिर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और हमें 3 महीने 4 महीने इस तरह से सर्व करने की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। और इसका पूरा का पूरा पर्पस है टेरिटोरियल आर्मी का कि सिविलियंस को बिल्ड करना, वॉलंटियर्स को डेवलप करना, ताकि अगर ऐसी कोई इमरजेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो वैसे टाइम में ये जो टेरिटोरियल आर्मी है वो देश की सेवा कर सके, वो देश को डिफेंड कर सके। तो एज आई सेड, टेरिटोरियल आर्मी इज़ पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी इटसेल्फ, लेकिन इसका जो मेन काम होता है दैट इज़ टू रिलीव रेगुलर आर्मी फ्रॉम स्टैटिक ड्यूटीज़। तो इस तरह की स्टैटिक ड्यूटीज़ की, मान लो गेट कीपिंग करना है, कहीं बेसिक गार्ड का काम करना है, तो इन सब चीज़ों में टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर आर्मी को असिस्ट करती है। उसके अलावा कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ गया, कहीं फ्लड आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे जो आर्मी का काम होता है, रेगुलर आर्मी को असिस्ट करती है ये टेरिटोरियल आर्मी। एंड टेरिटोरियल आर्मी कम्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री इटसेल्फ। टेरिटोरियल आर्मी इज़ पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी इटसेल्फ, उसी का पार्ट है, लेकिन वो मेन फ्रंट पे लड़ाई करने को नहीं भेजा जाता, इनको असिस्ट करने के लिए रखा जाता है। और इसमें प्रॉपर आर्मी मैन नहीं होते हैं, देश के वॉलंटियर्स होते हैं और उनको इसके लिए सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, आप सबको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहले गवर्नर जनरल बने माउंटबेटन साहब, और उसके कुछ दिन बाद हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी साहब। और सी राजगोपालाचारी ने ये इंडियन टेरिटोरियल आर्मी को इनॉग्रेट किया था इन 1949। ये टेरिटोरियल आर्मी का अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है तो आप MS धोनी का एग्जाम्पल याद करो। आप सब ने ये न्यूज़ जरूर देख रखा होगा कि MS धोनी हैड जॉइंट इंडियन आर्मी, बट ही हैड नॉट जॉइंट इंडियन रेगुलर आर्मी, क्योंकि रेगुलर आर्मी आप इस तरह से जा कर के जब मर्जी ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट MS धोनी हैड डन, ही हैड जॉइंट इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी। तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने जाकर के 4-5 महीने प्रॉपर ट्रेनिंग ली और उसके अलावा कुछ स्टैटिक सर्विसेज में असिस्ट किया इंडियन आर्मी को। The next article is taken from international segment. It is about India and Australia joint pact, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially from the subtopic bilateral groupings. देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। तो ऑलरेडी कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल कवर किया था जहां मैंने आपको बताया था दैट अ वर्चुअल समिट इज़ टू बी हेल्ड बिटवीन इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ऑन 4 जून। तो वो 4 जून को जो वर्चुअल समिट होने वाली थी वो दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के बीच में कल हो गई। और इस वर्चुअल समिट में दोनों देशों ने, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कल वर्चुअल समिट का आउटकम है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आउटकम है दैट म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है that a joint declaration on shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific region has been declared between these 2 countries.
तीसरा जो इंपॉर्टेंट आउटकम है, द 2+2 फॉर्मेट ऑफ बायलैटरल मीटिंग टू द लेवल ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर हैज़ बीन established. Some of the less important agreements are bilateral cooperation in the areas of cyber and cyber-enabled critical technology, mining and minerals, military technology, vocational education and water resource management. देखो, एक हिंट्स मैं आपको यहीं दे देता हूँ. अभी तक का यूपीएससी का ट्रेंड यही रहा है कि जिस साल जिस कंट्री के साथ इंडिया की इंपॉर्टेंट समिट हुई है या इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुए हैं, उस कंट्रीज़ के बारे में मोर और लेस इंडिया का रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है. तो जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस साल वर्चुअल समिट हुई है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि देयर माइट बी अ क्वेश्चन ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप. वहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे इन राइटिंग द रिसेंट डेवलपमेंट्स. तो ये सारे पॉइंट्स आप इसको एज इट इज़ मगअप कर लेना. अब जो 3 इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं ऑफ दिस मीटिंग, उनको हम ज़रा डिटेल में कवर करते हैं. जो सबसे पहला है, दैट इज़ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट. तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो अब इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर साइन किया है, उसके हिसाब से नाउ द मिलिट्रीज ऑफ 2 कंट्रीज़ will use each other's bases for repair and replenishment of supplies. दूसरे शब्दों में, ऑस्ट्रेलिया की नेवी इंडिया के किसी पोर्ट पे आ सकती है, वहाँ पे रुक सकती है, डॉक कर सकती है, बर्थ कर सकती है, वहाँ से बेसिक फ्यूल फिल कर सकती है, कुछ बेसिक ज़रूरत अपनी सप्लाईज भी ले सकती है. उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन आर्मी आकर के इंडियन आर्मी के किसी बेस को यूज कर सकती है. ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के किसी एयर बेस को यूज कर सकती है. और वैसे ही इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी ऑस्ट्रेलियन बेसेस को यूज कर सकती है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट. तो दिस इज़ नोन एज म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट. और इस अग्रीमेंट के बाद नाउ ओवरऑल द mutual cooperation between these 2 countries regarding defense will be strengthened up. No doubt अब ऑस्ट्रेलियन आर्मी और कभी भी आराम से आकर के इंडिया के आसपास में अपने आप को डॉक कर सकती है, इंडियन आर्मी भी ऐसे कर सकती है. तो दोनों कंट्री के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है वो काफ़ी मजबूत हो गया है. और इसी तरह का डिफेंस कॉपरेशन, इसी तरह का अग्रीमेंट नोन एज म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट इंडिया ऑलरेडी साइन कर चुका है यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ. अब ऑस्ट्रेलिया दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसके साथ इंडिया ने ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया है. जो दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, दैट इज़ अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड ऑन शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन. तो ये देखो, ये है पैसिफिक ओशन और ये है इंडियन ओशन. और ये जो रीजन है, इन दोनों का जो ट्रांजिशन वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन. और ऑस्ट्रेलिया इज ट्रबल्ड बाई चाइना इन द पैसिफिक रीजन, वाइल इंडिया इज ट्रबल्ड बाई चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन. और इस कारण से ये दोनों ही कंट्री आपस में एक तरह की मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी कि ओशन के फील्ड में एक तरह का डिफेंस कोऑपरेशन बनाना चाहती हैं, ताकि चाइना के एक्सेसिव राइज को और चाइना के राइजिंग इन्फ्लुएंस को इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन कंट्रोल किया जा सके. वैसे इस वर्चुअल समिट में चाइना का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया है, बट फिर भी इन दोनों कंट्रीज़ ने मिल करके एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया है. ज्वाइंट डिक्लेरेशन का नाम है शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन. अब अगर आप इसको एज इट इज़ याद करके लिख पाएंगे, देन यू विल फेच बेटर मार्क्स अगर कोई क्वेश्चन आए इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप पे. तो अब इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? पहले तो इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन का कंटेंट देख लेते हैं. ज्वाइंट डिक्लेरेशन में दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को कमिट किया है कि दे विल हेल्प ईच अदर टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन दिस रीजन. मतलब कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को सपोर्ट करेगा, ऑस्ट्रेलियन नेवी इंडियन नेवी को सपोर्ट करेगी एंड वाइस वर्सा, ताकि इस रीजन में हम एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें और इस रीजन में पूरी तरह से स्टेबिलिटी बना के रख सकें. चाइना का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा आउटकम है दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना इटसेल्फ, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है. इसको हम अपने आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी देखते हैं. तो देखो, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी हाल फिलहाल में इट इज़ मोस्टली गाइडेड बाय चाइनाज इनिशिएटिव. तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चाइना का बहुत बड़ा रोल है. तो
चाइना से रिलेटेड अक्सर एक ना एक सवाल यूपीएससी में आता रहता है, अब एपीएससी में भी आएगा इन जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशन सेगमेंट। तो उसमें इस तरह के सवाल आने के चांसेस हैं दैट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू चैलेंज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएटेड बाय चाइना। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कॉन्सेप्ट में कई दफ़ा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंतर्गत चाइना कई सारे पोर्ट्स इंडिया के अलॉन्ग बिल्ड कर रहा है, जैसे कि क्याकफाऊ पोर्ट इन म्यांमार, हम्बनतोता पोर्ट इन श्रीलंका, माले पोर्ट इन मालदीव, ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान। अब चाइना कहता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर मैरी टाइम सिल्क रूट प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो है सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस के लिए वो बिल्ड कर रहा है। लेकिन दुनिया के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि चाइना इंडिया के अराउंड इतने सारे पोर्ट्स बिल्ड करके इंडिया को इंसर्कल कर रहा है, इंडिया को घेर रहा है, और इसके लिए वो इसको नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना इज बिल्डिंग दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन ऑर्डर टू इंसर्कल इंडिया। ये चाइना का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना इंडिया को इस तरह से घेर रहा है। तो इस कारण से इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ इंडिया डूइंग अगेंस्ट दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे इंडिया ने क्वाड ग्रुप बनाया है विथ जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। इंडिया मलाबार एक्सरसाइज करता है इंडियन नेवी विथ अमेरिकन एंड जापान। उसके अलावा हमने प्रोजेक्ट मौसम स्टार्ट किया है। इन सबको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 अप्रैल 2020। तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स। इसी में अगर इस तरह का कोई सवाल है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग टू काउंटर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट रिसेंटली इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ जॉइंट डिक्लेरेशन विथ ऑस्ट्रेलिया नेम्ड शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन हुज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। उसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट आउटकम है इस मीटिंग का, वो है दैट 2+2 फॉर्मेट ऑफ बायलैटरल मीटिंग ऑफ द लेवल ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर हु विल मीट टू डिस्कस स्ट्रैटेजिक इशूज एटलीस्ट एवरी 2 ईयर हैज़ बीन नाउ सेट अप। तो देखो 2+2 प्लेटफॉर्म का पहले मतलब समझ लेते हैं। 2+2 प्लेटफॉर्म में होता क्या है, अगर दो कंट्री ने मिल करके आपस में 2+2 प्लेटफॉर्म सेटअप किया, इसका मतलब ये है कि कंट्री 1 के डिफेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कंट्री 2 के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, ताकि दोनों देश के बीच में जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ हैं उसको अच्छे से उसमें कोऑपरेशन बिल्ड किया जा सके। तो अब इस वर्चुअल समिट के बदौलत अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में 2+2 प्लेटफॉर्म सेट किया है। मतलब 2 साल में कम से कम एक बार इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ मीटिंग करेंगे। दे विल डिस्कस स्ट्रैटेजिक इशूज एंड विल ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑल्सो। इंडिया हैज़ ऑलरेडी बिल्ड 2+2 प्लेटफॉर्म विथ जापान एंड यूएस। अब ये तीसरा ऐसा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ इंडिया 2+2 प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का 2+2 प्लेटफॉर्म था, बट दैट वाज नॉट एट मिनिस्टर लेवल, दैट वाज एट सेक्रेटरी लेवल। मतलब अभी तक ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस सेक्रेटरी और एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करते थे, लेकिन अब इसी को बिल्ड किया गया, इसको अपग्रेड किया गया है टू द लेवल ऑफ मिनिस्टर। तो सेक्रेटरी लेवल के 2+2 प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर दिया गया है मिनिस्टर लेवल के 2+2 प्लेटफॉर्म को तक। The next article is taken from national segment. It is about public interest litigation on Dehing Patkai in Guwahati High Court. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. It is also important from our syllabus paper 4 environment point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। देखो एक PIL फाइल किया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर टू डिक्लेयर देहिंग पटकाई फॉरेस्ट, जो कि ऑल्सो नोन एज अमेजन ऑफ द ईस्ट, एज हेरिटेज साइट अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। सो देहिंग पटकाई फॉरेस्ट, जहाँ पे आपको पता है ये हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, हमने भी इससे रिलेटेड एक आर्टिकल कवर किया था 22 मई को, जहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इशू ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट दैट इज़ टू बी टेकन अप इन दिस रीजन बाई कोल इंडिया लिमिटेड, और उसके अगेंस्ट कई सारा प्रोटेस्ट चल रहा है आसाम और पूरे इंडिया के अंदर। तो ये डिटेल में मैंने कवर किया था कि कैसे सलेकी फॉरेस्ट जो है वो प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट है, दैट इज़ अबाउट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व। हर एक चीज़ इसके बारे में हम इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ पे इस आर्टिकल में हम लोग इस PIL के बारे में डिस्कस करेंगे जो फाइल किया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें ये मांग की गई है कि दिहिंग पटकाई रिजर्व फॉरेस्ट को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत इंडिया का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे कोई इस तरह का माइनिंग एक्टिविटी ना हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कि ये होता क्या है, कौन फाइल कर सकता है किसी भी कोर्ट में के अंदर कोई केस। इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। देखो कि आप कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में केस कब फाइल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जुडिशियल रूल बुक, अ लिटिगेंट हैज़ टू प्रूव लोकस स्टैंडाई विद द केस। इस बात को हमें अच्छे से समझना है। तो अगर आपको कोई केस फाइल करना है किसी भी कोर्ट में, तो आपको प्रूव करना होगा लोकस स्टैंडाई, मतलब आपका रिलेशन क्या है इस केस के साथ। मान लो किसी के अगेंस्ट कुछ भी हुआ है, कोई भी अट्रॉसिटी हुई है, मान लो किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान को पीट दिया है या जान से मार दिया है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, और आपने जाकर के अगर कोर्ट में केस रजिस्टर करने की कोशिश की, तो आपको प्रूव करना होगा कि जो विक्टिम है, जिसको जान से मारा गया, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, यानी कि इस पूरे के पूरे केस से आपका रिलेशन क्या है। उसको कहते हैं लोकस स्टैंडाई, व्हाट इज़ योर स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस केस। ये आपको प्रूव करना होता है, तभी जाकर के आपका केस रजिस्टर हो पाता है। दैट इज़ द फिनोमिना और दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इस तरह का कोई लिटिगेशन हो सकता है, ना ही जुडिशरी के रूल बुक में लिखा है, कोर्ट्स के रूल बुक में लिखा है। लेकिन एक केस था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981। इस केस में जज थे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस PN भगवती, और उन्होंने जजमेंट सुनाते टाइम में ये जो लोकस स्टैंडाई का नॉर्म है उसको रिलैक्स कर दिया। उन्होंने जजमेंट सुनाते टाइम में ये कहा कि कोई भी समाज का व्यक्ति, एनी मेंबर ऑफ सोसाइटी कैन फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 टू इन्वोक रिट जुरिडिक्शन। आपको पता है कि हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर रिट डाला जा सकता है टू इंश्योर फंडामेंटल राइट्स एंड सम अदर लीगल राइट्स, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर एक पिटीशन डाला जा सकता है, रिट पिटीशन टू इंश्योर फंडामेंटल राइट। ये आप बेसिक पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। जस्टिस PN भगवती साहब ने इस नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया, लोकस स्टैंडाई वाले नॉर्म को। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान, किस समाज का इंसान, वो रिट पिटीशन डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में फॉर अ पर्सन whose social or economic status does not allow that person to reach to the court। और इस तरीके से PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना ही जुडिशरी के रूल बुक में लिखा था, लेकिन जस्टिस PN भगवती साहब के जजमेंट के बाद से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट इंडियन जुडिशरी में आया है। इसको और अच्छे से समझते हैं इस फिगर की मदद से। मान लो किसी घर में इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट अ वुमन, इस वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी घर में, और ये इंसान इसका पड़ोसी है, ये देख रहा है कि इस वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है इसके अगेंस्ट। अब ये इंसान कोर्ट में जाएगा कि मुझे केस रजिस्टर करना ऑन बिहाफ ऑफ दिस वुमेन, कि मुझे लगता है इस वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इसके अगेंस्ट एट्रोसिटी हो रही है, मुझे इसके बिहाफ पे केस रजिस्टर करना है। तो अब ये इंसान इस वुमेन के बिहाफ पे केस रजिस्टर कर सकता है एज PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको लोकस स्टैंडाई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कि इसको ये नहीं बताना है कि इसका क्या रिलेशनशिप है इस वुमेन के साथ। ये मान लो इसका कोई रिलेटिव नहीं भी है, तो भी एक PIL फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर। किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे दैट वुमेन हरसेल्फ, जो विक्टिम है, वो सी हरसेल्फ इज़ इनकैपेबल, उसको पूरी कानून की जानकारी नहीं है कि उसको क्या क्या प्रोटेक्शन है, उसके पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर के केस कर सके, वकील हायर करे, इसलिए उसके बिहाफ पे मैं केस फाइल कर रहा हूँ। ये अलाउ किया जस्टिस PN भगवती साहब ने। अगर इस जजमेंट से पहले ये कोई तीसरा इंसान केस नहीं फाइल कर सकता था। जस्टिस PN भगवती साहब ने यह भी कहा कि इस इंसान को प्रूव करना होगा कि ये जो पर्टिकुलर केस है, ये केस
केस कोई इंडिविजुअल केस नहीं है, पर्सनल केस नहीं है, इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस इंसान को कोर्ट में जाके प्रूव करना होगा कि देखो डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी एक वुमेन के अगेंस्ट भी हो रहा है देन इट इज़ नॉट अ पर्सनल मैटर, डोमेस्टिक वायलेंस इज अगेंस्ट द एंटायर सोसाइटी, इट इज़ द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड इट मस्ट बी स्टॉप्ड। इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के कारण पूरा का पूरा समाज का एटमॉस्फेयर खराब होता है। तो इस ग्राउंड पे ये तीसरा पार्टी, थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ दिस वुमेन कैन नाउ रजिस्टर अ लिटिगेशन, रजिस्टर अ केस इन अ कोर्ट as public interest litigation and this is possible according to this judgment given by Justice P.N. Bhagwati। और इसके साथ ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। अब जरा देखते हैं करंट केस क्या है। तो करंट केस ये कहता है कि दो एडवोकेट्स गुवाहाटी के विक्रम राज खोवा एंड अमर ज्योति डेका दे हैव फाइल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन गुवाहाटी हाई कोर्ट अगेंस्ट इलीगल माइनिंग इन देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व। उनका ऐसा कहना है कि देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व को एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाए अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसके साथ ही ये जो फॉरेस्ट है हमारा अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो एक बार PIL का कॉन्सेप्ट फिर से समझते हैं। देखो, बिफोर द जजमेंट गिवन बाय जस्टिस P.N. Bhagwati इन SP गुप्ता केस दैट वाज गिवन इन 1981, अगर ये दोनों इंसान विक्रम राज खोवा और अमर ज्योति जो एडवोकेट हैं अगर ये हाई कोर्ट में जाते तो इनको फिर प्रूव करना होता कि ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है देहिंग पटकाई में उससे ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं, क्योंकि उस टाइम तक लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एप्लीकेबल था, हर एक केस में एप्लीकेबल था। तो इनको प्रूव करना होता कि ये दोनों उससे कैसे रिलेटेड हैं, हाउ दिस प्रोजेक्ट इज अफेक्टिंग देम। लेकिन इस केस के बाद अब लोकस स्टैंडाई का नॉर्म रिलैक्स कर दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट वाले मैटर में, और इस कारण से ये दोनों विक्रम राज खोवा और अमर ज्योति डेका नाउ दे मूव टू गुवाहाटी हाई कोर्ट। इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इट इज़ नॉट पर्सनल मैटर, इट इज़ ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो माइनिंग हो रहा है देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व में, इट इज़ ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी समाज का इंसान कोर्ट में केस रजिस्टर कर सकता है। और उस केस में इनको अपनी लोकस स्टैंडाई मतलब व्हाट इज देयर डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द केस वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज क्लियर। अब जरा देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो इन दोनों ने रिक्वेस्ट किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट को कि आप ये जो देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व है इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना दो ताकि अपने आप ये प्रोटेक्ट हो जाए, फिर यहाँ पे कोई भी इस तरह की माइनिंग प्रोजेक्ट अपने आप नहीं आ पाएगी। तो जरा देखते हैं ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है क्या। इट इज़ डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ लोकल बॉडीज में नोटिफाई एन एरिया एज बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट इफ़ इट हैज़ सम बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस। तो सरल शब्दों में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के हिसाब से उसका जो सेक्शन 37 है, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एक एरिया बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको वो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देंगे। और हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते के साथ ही उस एरिया में अब कोई इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को नहीं लिया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर असम सरकार चाहे तो देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व वाले एरिया को हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। अपने आप इस एरिया में फिर कोई प्रोजेक्ट इस तरह का माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं लाया जा सकेगा। अभी तक हमारे देश के अंदर 11 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं, लेकिन आपको 11 के 11 नाम याद नहीं करने हैं। आपको जो APSC एस्पिरेंट्स हैं आपको एक नाम जरूर याद रखना है और वो है मजूली। मजूली वाज डिक्लेयर्ड एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बाय आसाम गवर्नमेंट इन 2017 और ये लेटेस्ट हेरिटेज साइट है जो कि डिक्लेयर किया गया। और आसाम के अंदर अभी तक बस एक ही हेरिटेज साइट है अंडर दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। और अगर देहिंग पटकाई को कर दिया गया तो देहिंग पटकाई विल बी सेकेंड हेरिटेज साइट अंडर दिस एक्ट। आप कम से कम मजूली को याद रखो। In our query segment today we will understand the concept of sun's coronal heating mystery। तो इस मिस्ट्री को अच्छे से समझते। देखो ये सन है, ये सन का जो सरफेस है, सन का जो सरफेस उसका टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सन के सरफेस का। लेकिन सन के आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। वो एटमॉस्फेयर का जो अपर लेयर है कोरोना उसको हम लोग कहते हैं सोलर कोरोना। सन का जो अपर एटमॉस्फेयर लेयर है उसको हम लोग कहते हैं सोलर कोरोना। और अपर एटमॉस्फेयर का लेयर लगभग
300 टाइम्स ज़्यादा गर्म है विथ रिस्पेक्ट टू सन्स सरफेस। तो ये अपने आप एक मिस्टेरिकल बात है कि सरफेस से 300 गुना ज़्यादा गर्म है अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, जिसको हम कहते हैं सन्स कोरोना या सोलर कोरोना। तो ये दिस इज़ नोन एज सन्स कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री। ये जो कोरोना है इन जनरल हमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कभी सूर्य ग्रहण हो, टोटल सोलर इक्लिप्स हो, तो उस टाइम में हमें ये सोलर कोरोना इस तरह से दिखता है, सन के आसपास चमकता हुआ। मज़े की बात ये है, मिस्ट्री ये है कि सन के सरफेस से 300 गुना ज़्यादा गर्म है, 300 टाइम्स मोर वार्म हॉटर इज़ द सन्स कोरोना, दैट इज़ सन्स अपर एटमॉस्फेयर। अब इसके पीछे का ज़रा कारण समझते हैं। तो देखो, कोई भी अभी तक इस्टेब्लिश थ्योरी है नहीं जो प्रूव कर सके कि एग्जैक्टली क्या कारण है कि सन का जो कोरोना है, जो अपर एटमॉस्फेयर है, वो सन के सरफेस से 300 गुना ज़्यादा गर्म क्यों है। बट फिर भी जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। फिर भी अभी जैसे मैंने आपको बताया कोई इस्टेब्लिश थ्योरी नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा कि बताओ सोलर कोरोना सन सरफेस से ज़्यादा गर्म क्यों है। बट फिर भी जो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है दैट वाई सन्स अपर एटमॉस्फेयर नोन एज सोलर कोरोना इज़ मोर वार्म और हॉटर देन सन सरफेस, उसको एक बार जरा समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें पहले प्लाज्मा टर्म को समझना होगा। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर उसको हम हीट करेंगे तो धीरे धीरे वो मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाता है, और गर्म करेंगे तो वो धीरे धीरे वेपोराइज होकर के गैस बन जाता है। अगर उसको और गर्म करेंगे तो फिर वो एक अलग स्टेट में चला जाता है, फोर्थ स्टेज में, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। और सन के सरफेस पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सन के सरफेस पे इतना हीट होता है कि उसके आसपास के जो गैसेज हैं, हाइड्रोजन हीलियम गैसेज, वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाते हैं। और प्लाज्मा स्टेट में जाने के बाद उनको इतनी गर्मी मिल जाती है कि वो उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और ज़्यादा एनर्जी आने के कारण वो अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन में मूव करने लगते हैं। एंड व्हेन दे मूव इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन इन दिस प्लाज्मा स्टेट, दे कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर ऑल्सो। एंड व्हेन दे कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर इन द अपर एटमॉस्फेयर, they release excessive energy, excessive heat that leads to more energy in the solar corona region, and that leads to 300 times more heating in the solar corona region as compared to the sun's surface. The reason explained by this theory is that these plasma keep on colliding against each other in the upper solar corona region, and they produce a lot of heat causing excessive temperature in the upper solar corona region. In our target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 416 to 418. Topic number 416 is National E-Vidhan Application Project. This project aims to make all legislatures of the country paperless by making the proceedings of the houses digital. This is a mission mode project included in Digital India program, and it is implemented by Ministry of Parliamentary Affairs, and it will be implemented in all 31 states and union territories that have legislatures. Himachal Pradesh is the first digital legislature of the country. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 417 is about marine otter. Marine otter is an endemic animal to South America. It is a mammal that lives in fresh water. आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह का otter होता है जो fresh water में रहता है, और इसके ऊपर जो फर होता है इस तरह का आप देख सकते हैं हेयर। इस कारण से इसको मारा जाता है क्योंकि इसका हेयर का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक ब्रश, water resistant brush, and this marine otter is categorized as endangered species in IUCN Red Data book. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 418 is about Hojagiri folk dance. Hojagiri folk dance is performed in the state of Tripura by Riang और Bru people. ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हर एक चीज़ आपको याद रखना है। This dance is performed by women and young girls, about 4 to 6 members in a team, singing, balancing on earthen pitcher and managing other props such as bottle on their head and earthen lamp on their hand, while only lower half of the body is moved. The dance is performed on the occasion of Hojagiri festival and is accompanied by bamboo made flute, cymbal and kham. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 413 to 415 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 416 to 18 can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.